देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने हो सबसे बड़े नागोतांग जहां पर जंतर मंतर पर सस्ती राजनीति का अड्डा बनाकर विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, लेकिन विपक्ष को क्या घेरते उल्टा ही बीजेपी वाले खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला की अब गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे दायर होने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर किए जा रहे बवाल को लेकर बीते रात हुए जोरदार हंगामे में पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी ने एक और दिल्ली के आंदोलन नंबर 2 का ऐलान कर दिया है दोस्तों। बताएंगे कब होने वाला है जोरदार तरीके का आंदोलन दोस्तों, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर तो सारी बड़ी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर देश के अंदर आरक्षण को लेकर बहस छेड़ी जा रही है ताकि छात्रों के न्याय, अमित शाह के इस्तीफे और स्कूल को ठीक करने के आंदोलन को दबाया जा सके, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश भर के अंदर अलग अलग तरीके की मुहिम चल रही है और असली मुद्दों पर बातचीत हो रही है, यानी चाहे स्कूल को ठीक करना हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाए जाना, यानी देश के अंदर शिक्षा की बात जोर शोर से हो रही थी दोस्तों। लेकिन इस बीच अचानक से एक मामला पनपाया जाता है दोस्तों, और ये मामला है आरक्षण को हटाने से जुड़ा हुआ, यानी एक पार्टी बनाई जाती है पहले आरएसपी पार्टी यानी रिजर्वेशन हटाओ पार्टी, और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है दोस्तों। और ये अनुमति गृह मंत्रालय और पुलिस के बिना तो दी नहीं गई होगी, तो साफ तौर पर इसमें अमित शाह के मंत्रालय और दिल्ली पुलिस की मंजूरी के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई। शनिवार को प्रदर्शन करने दिया गया दोस्तों। इसके बाद रविवार को बीते दिन फिर से एक अचानक से हंगामा होता है जहां पर सीपी यानी जंतर मंतर के इर्द गिर्द वाले इलाके के अंदर कैनॉट प्लेस के अंदर 300 साढ़े 300 के आसपास लोग इकट्ठा होकर आरक्षण हटाओ के नारे लगाने लगते हैं दोस्तों। आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, इस तरीके के नारे, विवादित नारे लगाए जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये नारे रात भर तक लगाए जा रहे थे दोस्तों, और प्रशासन के लोगों को पता भी नहीं चला कि 300 साढ़े 300 लोग कहां इकट्ठा हो गए। और इसके बाद आनन फानन में दिल्ली पुलिस और प्रशासन के द्वारा धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करने का फैसला लिया गया दोस्तों। इसके बावजूद रात भर तक जंतर मंतर पर किसी न किसी तरीके से विवाद चलता रहा और जंतर मंतर पर नारेबाजी चल रही थी दोस्तों, और रिजर्वेशन यानी आरक्षण को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि आरक्षण एक ऐसा मामला है दोस्तों जिससे समाज के अंदर दो अलग अलग विभाजन हो जाते हैं, और जो एकजुटता के साथ आवाज उठ रही थी खासकर स्कूल को ठीक करने, E20 पेट्रोल के मामले को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा करवाया गया वो एकजुट आवाजों के द्वारा करवाया गया दोस्तों। लेकिन इसी आवाज को आपस में विभाजित करके वापस से देश के असली मुद्दे से देश को भटकाने के लिए इस आंदोलन को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, हर्ष दुबे दोस्तों, वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक से मुलाकात करता है। उसके बाद वापस से कई सारे लोग दिल्ली में जाकर जोरदार तरीके की बवाल करते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हाथ है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो जंतर मंतर पर जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ दोस्तों नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, तो इसमें बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग शामिल हुए और सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी सरकार को बैकफुट पर धकेला दोस्तों। ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों को भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मामले को लेकर उकसाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण के मामले को लेकर आप और अन्य समाज के लोगों के बीच में अंतर है, और एक तरीके से सामाजिक विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है दोस्तों। हालांकि जनरल कैटेगरी के लोगों को अब ये समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि कोई आरक्षण पर हाथ नहीं लगाएगा और आरक्षण को हम लोग हटने नहीं देंगे, और इस तरीके की बातें करते हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी वाले आरक्षण हटाओ आंदोलन को करने की इजाजत देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों तरीके से माइंड गेम खेला जा रहा है ताकि सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच में आरक्षण के मामले को लेकर अन्य समाज के लोगों के साथ में विभेद पैदा किया जाए और आने वाले दिनों के अंदर एकजुट आवाज ही ना हो पाए। यही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है दोस्तों इस तरीके के पूरे मामले को आगे बढ़ाने का। और बड़ी बात यह है कि मायावती जी की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है दोस्तों। इस पोस्ट में राहुल गांधी को लेकर जो लास्ट में उन्होंने लिखा है, इस बात को लेकर चिंताएं काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए और सवाल उठना चाहिए कि क्या ये एक सुनियोजित तरीके से पूरा एक प्रकरण चल रहा है जिसमें जानबूझकर विपक्ष को धकेलने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि आरक्षण हटाओ का नारा देने वाले लोगों के खिलाफ मायावती जी की तरफ से पोस्ट करते हुए कहा गया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान में SC, ST और OBC समाज को दिए गए आरक्षण के विरुद्ध अभी हाल फिलहाल के अंदर जमा हुए कुछ लोगों के द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण की लागू करने की मांग उठाई गई। ये नई मांग कतई भी उचित व देश के हित में नहीं है। उन्हें आरक्षण के संबंध में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे समता मूलक समाज, विकसित और सम्मानित देश बनाने के संवैधानिक कार्यों को आघात पहुंचे। इसके बाद उन्होंने डिटेल में जानकारी दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा
कहा था कि जातिवाद का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। अंत में सही देशभक्ति दिखानी चाहिए और जातिवाद छोड़ना चाहिए, इसकी मांग उन्होंने की है दोस्तों। लेकिन जब बाद में वो 7वां पॉइंट 8वां पॉइंट बोलती है दोस्तों, जिसे सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती है कि जंतर मंतर पर दलित व शोषित समाज के जाति आधारित पर दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करवाने के लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। वहां पर वे व कोई भी कांग्रेस पार्टी का साथी उन्हें समझाने तक के लिए नहीं गया, जिससे इन वर्गों के प्रति उनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है। यानी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है मायावती जी कि उनको राहुल गांधी को मिलकर जाना चाहिए उन सारे लोगों को समझाने के लिए जो लोग आरक्षण हटाने की मांग जंतर मंतर पर कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा दोस्तों? एकदम अजीब सी बात है कि सवाल उठना चाहिए अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह परमिशन कैसे दे रहे हैं, और सवाल राहुल गांधी पर उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी जाकर उनको मना क्यों नहीं रहे। यानी जो लोग आरक्षण हटाने की बातें बोल रहे हैं उनको मनाने के लिए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं जा रहे। अभी अजीब तरीके की मांग की गई है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई बयान दे नहीं रही, क्योंकि मायावती जी की तरफ से ये टिप्पणी की गई है दोस्तों। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि एकदम इस तरीके का बयान कैसे दिया जा सकता है? ये तो तर्क पर आधारित ही नहीं है। यानी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कब से हो गई कि वो जाकर ये करे, और उनसे पहले मंत्री जाकर लोगों को समझाए नहीं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को आरक्षण के मामले पर सामान्य वर्ग से टकराव के लिए जानबूझकर धकेलने वाला पूरा मामला है दोस्तों। हालांकि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष डंके की चोट पर बोलता है कि कोई आरक्षण पर हाथ नहीं लगाएगा दोस्तों। लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो बीजेपी वालों से है कि भाजपा वाले क्यों दोहरा मापदंड कर रहे हैं, दोहरे गेम खेल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी वाले कहते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के मतदाताओं को अपने से जोड़े रखने के लिए जानबूझकर ऐसे मामले को तूल दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से अमित शाह के इस्तीफे से बीजेपी को बचाने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है जो सफल नहीं हो पाएगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर एक और राज्य के अंदर पूरी की पूरी सरकार एक बड़े आंदोलन को लेकर तैयारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार के नए संशोधित खनिज विकास और विनियम कानून के खिलाफ यानी MMRDA कानून के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है दोस्तों। पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने कार्यालय आदेश जारी करते हुए राज्य भर के अंदर आंदोलन के पहले चरण की पूरी रूपरेखा बता दी है। केंद्रीय समिति के फैसले के आलोक में जारी हुआ कार्यालय का आदेश 20 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र समिति की बैठक के लिए नए निर्णय के आलोक में पार्टी के केंद्रीय मंत्री महासचिव ने कार्यालय आदेश निकालकर नए MMDRA कानून का विरोध करने का ऐलान किया है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पूरे प्रदेश भर के अंदर होगा और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जिलेवार तरीके से जाकर लोगों को समझाया बुझाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार खनिज से अच्छा खासा पैसा जो झारखंड को मिलता है दोस्तों, जिस पैसे का इस्तेमाल करके माई बहन योजना चलाया जा रहा है, जिस योजना के कारण झारखंड में बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बावजूद पिछली बार दूर दूर तक भटकी नहीं दोस्तों। बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी टीस है कि वो झारखंड के अंदर क्यों नहीं घुस पाई, और इसीलिए कानून में किए गए बदलाव झारखंड की सरकार को कमजोर करने और विकास के कार्यों को पटरी से उतारने से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। और इसीलिए पूरे झारखंड के अंदर धीरे करके आम जनता तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि कैसे उनकी योजनाओं पर बीजेपी वाले कुठाराघात कर रहे हैं, और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से मुहिम चलाया जाएगा। इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी सोमवार को यानी आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कुछ बड़े ऐलान कर सकती है दोस्तों। इस बैठक में केंद्र सरकार के उस वादे की समीक्षा की जाएगी जो इनसे वादा किया गया था जब इनका आंदोलन खत्म करवाया गया था दोस्तों, और इस आधार पर 25 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन वापस लिया गया था। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटी है तो देश के अंदर युवाओं के साथ में विश्वासघात होगा और हम आंदोलन फिर करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार ने अभी तक प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। पार्टी ने कहा कि समिति वादों को लागू करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगी, जिसे एक शांतिपूर्ण देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की संभावना शामिल है। सीजेपी ने कहा कि हमने अच्छे विश्वास के साथ में अपने आंदोलन को वापस लिया था, क्योंकि सरकार से हम उम्मीद कर रहे थे कि ये युवाओं की बातों को सुनेंगे, लेकिन ये लोग युवाओं से किए गए वादे पर पीछे हट रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चिराग पासवान भी आते हैं और कहते हैं कि मैं तो आरक्षण नहीं हटने दूंगा। 2020 का वीडियो चिराग पासवान जारी करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के जो आसपास के सहयोगी संगी साथी हैं दोस्तों, जो लोग देश के अंदर सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करते हैं और भाजपा के साथ घूमते हैं, जबकि बीजेपी का ही नेता आरक्षण हटाओ आंदोलन का जो मुख्य व्यक्ति है उसके साथ लखनऊ के अंदर मुलाकात करता है दोस्तों। ये सारे के सारे विरोधाभास एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में अब
चिराग पासवान ने 10 फरवरी 2020 को संसद में दिए गए अपने बयान का वीडियो क्लिप शेयर किया है। दोस्तों इसमें 10 फरवरी 2020 को संसद में चिराग पासवान स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आरक्षण किसी को दी गई खैरात नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। चिराग पासवान कहते हैं कि ये कभी नहीं हटेगा जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जब तक मैं मंत्री रहूंगा या फिर मेरी पार्टी रहेगी, RLJP पार्टी रहेगी, तब तक हम लोग आरक्षण पर हाथ नहीं डालने देंगे। और आरक्षण हटाना तो दूर की बात, हम समीक्षा भी नहीं करने देंगे और अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि चिराग बाबू बीजेपी के साथ में गठबंधन का हिस्सा है, उसी बीजेपी के साथ में गठबंधन का हिस्सा है जिस बीजेपी ने जंतर मंतर और प्रदर्शन का परमिशन दिया हुआ है, और जिस बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यानी कोई छोटा मोटा नेता नहीं, सीधे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हर्ष दुबे से मुलाकात करता है दोस्तों, और उसके बाद दावा करते हैं कि इस मामले को केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंचाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लोग जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन का समर्थन करती है? कोई बीजेपी का नेता खुलकर बोल नहीं रहा दोस्तों, जबकि बीजेपी का उप मुख्यमंत्री जानबूझकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों से मुलाकात कर रहा है। तो एक तरीके से भाजपा वाले इस मामले को लेकर ट्रैप में फंसे पड़े हैं दोस्तों, यानी मकड़ जाल हो चुका है बीजेपी के इर्द गिर्द, जहां उन्हें सामान्य वर्ग के मतदाताओं को भी साधना है और दूसरी तरफ आरक्षण के खिलाफ दो शब्द बोलेंगे तो अगले चुनाव में निपट जाएंगे, ये भी पता है। तो अब बीजेपी वाले अपने सहयोगियों से बयान दिलवा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वाले आग से खेल रहे हैं और अंत में जल ही जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी एक दिलचस्प बात बोलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान हमारे देश की छात्राओं के मुंह से यानी लड़कियों के मुंह से गाली सुनकर नरेंद्र मोदी को कल्चरल शॉक लगा था, यानी उनको झटका लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, देश के अंदर एक लड़की गाली कैसे दे सकती है। नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी ने उल्टा देश को माफ करने का ऐलान किया था कि मैं देश को माफ कर देता हूं, जबकि 21 बच्चों की जान नीट पेपर लीक मामले को लेकर गई तो उस पर एक परिजन को लेकर नरेंद्र मोदी के मुंह से संवेदना के शब्द नहीं निकले दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी देश को ही उल्टा माफ कर रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने बताया कि इसी बयान के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे कल्चरल शॉक लगा, यानी झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे देश के अंदर लड़कियां मुंह से गाली कैसे दे सकती हैं, ये तो कल्चरल शॉक है। लेकिन जबकि खुद बीजेपी के लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी ने इसके 3 बड़े उदाहरण दिए। राहुल गांधी ने बड़े से स्क्रीन पर दिखाया कि कैसे भाजपा के लोग महिला विरोधी टिप्पणियां करते हैं, और राहुल गांधी ने सबूत के साथ में बताया दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का 2010 का बयान है कि स्त्री को सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने योग्य नहीं है, यानी महिलाओं को हमेशा से खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, यानी मुक्त छोड़ने के योग्य नहीं होती महिलाएं, यानी महिलाओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है दोस्तों। ऐसे ही मोहन भागवत का बयान 2013 का है, जब वो कहते हैं कि तुम मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति नहीं कर सकती तो उसको छोड़ दो, यानी महिलाओं के प्रति ये बयान है बीजेपी और RSS के व्यक्ति का दोस्तों। और इसी को दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग देश के ऊपर वापस से महिला विरोधी मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ये सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि केवल महिलाओं को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम ये पुणे के अंदर आयोजित की गई थी, तो सारे के सारे महिलाओं से जुड़े हुए, लड़कियों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जा रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ संकेत है कि कांग्रेस के लोग जबरदस्त तरीके का रिसर्च करके बीजेपी वालों को हर मौके पर बैकफुट पर धकेल रहे हैं दोस्तों, एकदम सही है। देश के अंदर ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी के लोग आकर बोल जाते हैं, जबकि इनके पुराने कर्म कांड जो है एकदम उल्टा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो पूरी तरीके से इस बात के दबाव में है दोस्तों कि उनकी पार्टी का विधायक कब बीजेपी में शामिल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो अब उपेंद्र कुशवाहा एक बयान देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बिहार में ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया जाना चाहिए, और अब तो और आफत हो गई। एक तरफ आरक्षण खत्म करना चाहते हैं कई लोग और मुहिम चला रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में शामिल कुशवाहा आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं दोस्तों। वैसे में खुद की सरकार है, खुद के लोग बैठे हुए हैं, इसके बावजूद अपनी सरकार से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके मांग रहे हैं। कहने का मतलब राजनीति केवल करनी है, और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे तैसे अपने वोट बैंक को बनाकर रखना है और बीजेपी को सपोर्ट करते रहना है, ताकि भाजपा केंद्र में सरकार चलाते रहे। और आप लोग जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार का क्या नुकसान है। देश के अंदर तकरीबन 8 करोड़ ऐसे लोग हैं दोस्तों जो 16 से 29 साल के हैं और कोई काम नहीं करते, यानी देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति, भयावह स्थिति हो रखी है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग या उसके सहयोगी केवल आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दों के इर्द गिर्द, यानी जो काफी ज्यादा संवेदनशील मामला है, जिस पर पता है कि देश में अलग अलग तरीके के ग्रुप बढ़ जाते हैं, तो उस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वापस से देश की एकजुटता जो शिक्षा और तमाम अन्य असली मुद्दों को लेकर हुई है उसे तोड़ा जाए। अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ जितना भी चल रहा है पूरा संयोजित तरीके से पूरा एक मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
आरक्षण हटाओ के नाम पर जिस तरीके से देश के अंदर मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, और कई सारे लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे ही अजीत भारती नाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाला एक व्यक्ति आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर उल्टी उल्टी बातें बोलता है दोस्तों, और भीम आर्मी के चीफ यानी नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद अजीत भारती की जातिवादी मानसिकता के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर करवाया गया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए FIR दर्ज करवाया है। FIR की कॉपी दिखाई गई है दोस्तों, जिसमें कई सारे गंभीर मामले में FIR दर्ज की गई है। आजाद समाज पार्टी काशीराम नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली के द्वारा ये पूरा मामला करवाया गया है दर्ज। अब देखते हैं इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है दोस्तों। काफी गंभीर मामला है और डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक सांसद और दलित समाज से आने वाले सांसद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, जाति विरोधी टिप्पणी की गई है दोस्तों। यानी एक तरफ जातिवाद का झंडा लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ आरक्षण हटाओ का ढोल पीट रहे हैं, तो दोनों खुद ही लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सेवा दल की बैठक होती है दोस्तों, और वर्किंग कमेटी की बैठक गांधी भवन के अंदर होती है। कांग्रेस पार्टी अपने सेवा दल को आगे बढ़ा रही है। सेवा दल कांग्रेस पार्टी का वो संगठन है जो RSS से भी ज्यादा पुराना है दोस्तों, लेकिन सेवा दल की जरूरत कांग्रेस पार्टी को बीते दिनों कम थी, तो संगठन पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अब सेवा दल को वापस से रिवाइव करने के लिए, वापस से पुनर्जीवित करने के लिए संगठन के द्वारा, पार्टी के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना सेवा दल के द्वारा बैठक की गई है। इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके सेवा दल को वापस से कांग्रेस पार्टी रिवाइव करेगी। यानी इनका काम होता है लोगों की मदद पहुंचाना, चाहे कहीं आंदोलन चल रहा हो या फिर कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई कार्यक्रम चल रहा हो, तो वहां पर बड़ी संख्या में मदद करना, या देश में कोई आंदोलन वगैरह चल रहे हो, किसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा हो, तो हर जगह पर मदद पहुंचाना एक काम कांग्रेस पार्टी सेवा दल का है दोस्तों, जो हमेशा से उचित तरीके से करती आई है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अभी जंतर मंतर पर जो सेवा दल का कांग्रेस पार्टी का रुख रहा और जमकर सेवा की गई है दोस्तों, आम जनता तक चीजें पहुंचाई गई है ताकि आंदोलन निरंतर जारी रहे, तो इसे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम सही संगठन को वापस से पुनर्जीवित कर रही है। जब सेवा दल पूरी तरीके से पुनर्जीवित हो जाएगा तो वो देश के अंदर मैसेज को तेजी से फैलाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा आम जन तक आसानी से पहुंचे। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब के विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच में कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी कलह और ज्यादा बढ़ती जा रही है दोस्तों। यहां पर पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री फेस बनाए जाने की मांग और ज्यादा जोर पकड़ रही है। चन्नी खेमा लगातार जोर शोर से इसकी मांग कर रहा है। लुधियाना से आई एक तस्वीर ने फिर से इस डिमांड को और ज्यादा हवा दे दी है दोस्तों। पूर्व डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस पार्टी हाईकमान को लुधियाना से बड़ा और सीधा संदेश भेजा है। रंधावा ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित समाज से आते हैं, उनके पास मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, मेरे पास मंत्री और डिप्टी CM पोस्ट पर रहने का अनुभव है, जबकि आशु भी मंत्री रहे हैं। ऐसे हमारे कई सारे नेता हैं जो पिछली सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और रंधावा आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी ऐसी समाज से आते हैं, जबकि मैं जट सिख समाज से आता हूं और आशु हमारे नेता ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो तीनों मिलकर क्या 2027 के लिए मजबूत स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्या मजबूत नहीं कर रहे हैं पार्टी को? उनके इस बयान से एक बात लगता है दोस्तों कि उनको लग रहा है कि इस समीकरण के आधार पर कांग्रेस पार्टी आला कमान को बोलेंगे कि जब समीकरण हमारे पक्ष में है तो फिर हम लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि अमरिंदर सिंह को आगे बढ़ाया दोस्तों, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस बात को लेकर ये तीनों नेता नाराज चल रहे हैं और अब बता रहे हैं कि क्यों उनका समीकरण ज्यादा जरूरी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या समीकरण जो वो बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ऐसी समाज से आते हैं और वो खुद जट सिख समाज से आते हैं और आशु ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या वो वाकई वोट बैंक को साध सकते हैं? क्या ब्राह्मण समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के नेता आशु को वोट देंगे या फिर दलित समाज के लोग चरणजीत सिंह चन्नी को आगे किए जाने पर वोट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पिछली बार कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और 2 सीटें पार्टी ने इनको दी थी लड़ने के लिए, दोनों की दोनों सीटें हार गए थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी के दलित समाज का बड़ा नेता होने का जो एक दावा है, जो तर्क दिया जा रहा है, वो तर्क सबूतों पर आधारित नहीं है, ये बात तो कहा जा सकता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आला कमान कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी हिचकिचा रहा है कि उनके नाम को एकदम आगे नहीं किया जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि एक कार्यकर्ता को आगे किया जाए। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी के वो नेता रहे हैं जिन्होंने संगठन को मजबूत किया है और एक एक व्यक्ति को जानते हैं, तो इसीलिए उनको आगे किया गया है। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 लाख रुपए के बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने का फैसला लिया है। जो 44 लोग हैं उनको ये जैकेट दिया जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर महंतों को भी बांटा जा रहा है। अब ये सतुआ बाबा नाम का एक व्यक्ति है जो महंत है मणिकर्णिका घाट वाराणसी का दोस्तों, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी व्यक्ति है दोस्तों। ऐसे में सतुआ बाबा को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी और आर्म पुलिस फोर्स दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे व्यक्तियों को भी सरकार जमकर सुरक्षा दे रही है। आखिर सतुआ बाबा जैसे लोगों को खतरा किस बात का है? सरकार के इस फैसले को लेकर
का सवाल तो खड़े होने चाहिए दोस्तों। ये 3 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं बाबा होने के बाद, तो इनकी तो पहले जांच होनी चाहिए कि 3 करोड़ रुपए बाबा होने के बाद इनके पास आए कहां से। और योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी व्यक्ति है दोस्तों। साथ ही साथ राम मंदिर के चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी के खुलासे से बौखलाई सरकार के प्लांटेड FIR बताते हुए पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि किसी भी कीमत पर अरेस्ट करने को न्याय या अनीति से मनसबदार बेकरार है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने जो कुछ किया है वो संविधान की हत्या का इतिहास है। टूटेंगे सारे चक्रव्यूह, हर सांस में विश्वास है। अभिषेक उपाध्याय ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर किए जा रही तैयारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों रात सुनवाई होगी। ऐसे में एक पत्रकार जो चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर ताबड़तोड़ खुलासा कर रहा है दोस्तों, उसको गिरफ्तार करने के लिए तरह तरह के नाना प्रकार के एक मामले बनाए जा रहे हैं। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ पंजाब को लेकर 2 बड़ी अपडेट ये है कि हरसिमरत कौर बादल को कैबिनेट मंत्री वापस से मोदी सरकार में बनाया जाएगा। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री के पोस्ट से उन्होंने किसानों के आंदोलन के टाइम में अपना इस्तीफा दे दिया था और 2022 के चुनाव में जब पार्टी को बुरी तरीके से हार मिली तो अब ये वापस से बीजेपी के साथ गठबंधन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हरसिमरत कौर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, ये बात लगभग तय हो चुकी है। जबकि 6 सांसदों को लेकर आए राघव चड्ढा को भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो राघव चड्ढा पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मंत्री बनेंगे दोस्तों। खुद के नेता तो है नहीं, तो ऐसे में इनको मंत्री बनाएगी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री बनाएगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाने के साथ साथ मंत्रालय कौन सा इनको मिलेगा ये भी एक देखने वाली बात होगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकाश सिंह बादल की पार्टी या आप जो सुखबीर बादल की पार्टी है, अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है और कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने बता दिया है और इस पर पूरी तरीके से मोहर है। तो अपनी राय जुड़ लेकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत